हेलो एवरीवन। आज अपन न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी डिस्कस करेंगे। और न्यूरोलॉजी के अंदर एक डिसऑर्डर लेते हैं। इसमें पहला डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस, देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस इसका बेसिक मतलब क्या होता है? ग्रेव मसल्स वीकनेस। ग्रेव मसल्स वीकनेस ग्रेव मसल्स वीकनेस का मतलब सीवियर मसल्स वीकनेस। अब देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस कहाँ का डिसऑर्डर है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स में कैसे कंडक्शन होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन देखिए, इसकी पैथोजेनेसिस की माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे होता है, जिसको कंप्लीटली समझने के लिए आपको क्या होगा? बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक न्यूरोएनाटॉमी, न्यूरॉन की फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सुपरफिशियल आइडिया दे देता हूँ पहले। देखिए, मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है। ये कोई न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट से वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कहाँ से? जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन किधर जाती है? सोमा या सेल बॉडी की तरफ। सोमा किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को सोमा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ गई। एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल में आई, या एक्सोन टर्मिनल को ही, एक्सोन टर्मिनल में टर्मिनल बटन होते हैं। उनमें फिर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। कहाँ पे? साइनेप्स में। साइनेप्स किसको बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं दो न्यूरॉन के बीच में जो क्लेफ्ट होती है, जो गुहा बनती है, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और जो जंक्शन होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। या अब देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलेंगे? कि जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है, और न्यूरॉन किससे कनेक्ट हो जाए? यदि मसल से। ये कोई मसल्स फाइबर है, जिस मसल्स फाइबर की एंड मेम्ब्रेन है ये। यदि न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट और मसल्स का, मसल्स फाइबर का एंड मसल्स वाला पार्ट, दोनों आपस में जुड़कर एक जंक्शन बनाते हैं। इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखिए, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हुई? कि ये डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की। कहाँ से? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। फिर वो कहाँ आई? सेल बॉडी में। फिर वो कहाँ आई? एक्सोन में। एक्सोन में आई, फिर एक्सोन के अंदर क्या हुआ? ये क्या हुआ? वेसिकल्स है। इन वेसिकल्स में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर बना होता है। अब देखिए, अच्छे से फिजियोलॉजी समझने के लिए अपन ये पोर्शन लेते हैं। ये पोर्शन बढ़ा करके यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या हो गया? टर्मिनल बटन वाला पार्ट। और ये दूसरा पार्ट क्या हो गया? ये मसल्स की एंड प्लेट बन गई। इसी पोर्शन, पूरे पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखिए, ये क्या है? वेसिकल्स है यहाँ। इन वेसिकल्स में क्या है भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रहता है? जैसे अपन बात कर रहे हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन होता है। अब इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से होते होते सोमा, सोमा से फिर एक्सोन, एक्सोन हिल्लक, टर्मिनल बटन, फिर यहाँ पर क्या हुआ? इन वेसिकल से। अब देखिए, जैसे ही इंफॉर्मेशन इस एंड वाले पार्ट में पहुंचती है, यहाँ पर क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स करता है, जैसे ही कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स करेगा, इन्फ्लक्स करते ही ये कैल्शियम क्या करेगा? इन वेसिकल्स पे जुड़ेगा। इन वेसिकल्स पे एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा यहाँ पर,
एक स्टार से प्रोटीन होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सिन, उसको एक्टिवेट करेगा। अब जैसे ये सिंटेक्सिन को एक्टिवेट करेगा तो ये जो प्रोटीन है वो आगे कहाँ जुड़ेगी, इस एंड प्लेट पे, इस दीवार पे जाके जुड़ेगी। किस प्रोटीन से, एक और प्रोटीन होती है जिसका क्या नाम होता है, साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन। तो ये प्रोटीन है, फिर ये यहाँ आके जुड़ेगी, तो ये वेसिकल्स आई, यहाँ आके जुड़ी, जुड़ते ही क्या हुआ, ये रप्चर होगी, रप्चर होते ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ जाएगा, साइनेप्स में, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जुड़ेगा। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं। ये देखिए रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, एक निकोटिनिक और दूसरे एड्रीनर्जिक, निकोटिनिक और एड्रीनर्जिक। तो ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा। जैसे ही इन रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ये जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, ये ट्रांसमिट हो जाएगा किसमें, मसल्स के अंदर। और जैसे ही ये मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे ही मसल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, जब एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया जाएगा ना कंप्लीटली, तब डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से बाहर निकलेगी, जैसे ही मसल डीपोलराइज होगी, तो मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। ये क्या हो गई, नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब देखते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है। देखिए जैसे ही किसी इस मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, फिर इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ रहा है, ये प्रोसेस ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। अब ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है या फिर जो मसल्स मेम्ब्रेन है, इस पर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है, निकोटिनिक और एड्रिनर्जिक, इन रिसेप्टर के अगेंस्ट में क्या बन जाएगी, ऑटो एंटीबॉडी। इस रिसेप्टर के अगेंस्ट में क्या बन जाएगी, ऑटो एंटीबॉडी बन जाएगी। तो इन ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इन रिसेप्टर की कमी हो जाएगी। इस कमी को इस कमी की वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पाएगा, और एक्शन पोटेंशियल है वो किसमें, मसल्स में नहीं जा पाएगी, तो मसल्स क्या नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। इसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में यही होता है। देखो एक और डिसऑर्डर होता है लगभग सिमिलर ही। देखिए यदि ऑटो एंटीबॉडी इस कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट में बन जाए, ऑटो एंटीबॉडी इस कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट में बन जाए, तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, लेम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, लेम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो ऑटो एंटीबॉडी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या जो एंड मसल्स मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट निकोटिनिक या एड्रिनर्जिक चैनल के अगेंस्ट में बनती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, मसल्स फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। और यदि ऑटो एंटीबॉडी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, जो क्या करवाते हैं, वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं, उनके अगेंस्ट में यदि ऑटो एंटीबॉडी बनती है, तो उस डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, लेम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका पैथोजेनेसिस हो गया। अब देखिए ये जो रिसेप्टर होते हैं वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं, या अपन मसल्स मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं मस्क। देखिए 85% केसेस के अंदर ये फिजियोलॉजी पाई जाती है जो मैंने बताई है, 85% केसेस के अंदर। 15% केस के अंदर क्या हो सकता है कि ऑटो एंटीबॉडी है, ये इस मस्क प्रोटीन के अगेंस्ट में बन जाए। मस्क प्रोटीन का पूरा नाम क्या है, मसल्स स्पेसिफिक काइनेज, मसल्स स्पेसिफिक काइनेजेस।
यदि ऑटो एंटीबॉडी इस प्रोटीन के अगेंस्ट में बन जाए तो वो डिसऑर्डर भी किस में काउंट होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस में। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये लाइपोप्रोटीन क्या करती है कि ये जो रिसेप्टर है इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है। जो एड्रेनर्जिक और निकोटिनिक रिसेप्टर है इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे या जो रिसेप्टिव मेम्ब्रेन है उस पे न्यूरोट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर की संख्या कितनी होगी, उसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, मस्क प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी प्रोटीन होती है इसमें LRP, LRP4, LRP4 नाम से एक और प्रोटीन होती है जो क्या करती है, इनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। यदि ऑटो एंटीबॉडी इन प्रोटीन के अगेंस्ट में भी बन जाती है, इन प्रोटीन के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी बनती है, तो वो भी किस में काउंट होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ये कितने परसेंट केसेस के अंदर है, 15% केसेस की बात कर रहे हैं अपन। ये कितने परसेंट केसेस की बात कर रहे हैं, 15% केसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई माइस्थेनिया ग्रेविस की पैथोजेनेसिस। अब देखिए बेसिक कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल आपको पता होगी ना, तो ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अपन डिफरेंट वीडियो के अंदर ये क्या करेंगे, कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे। अभी अपन आगे देखते हैं। तो देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेव मसल्स वीकनेस या मतलब सीवियर मसल्स वीकनेस, सीवियर मसल्स वीकनेस होती है। और ये मोस्टली कौन सी नर्व को अफेक्ट करते हैं, मोटार नर्व को, मोटार नर्व डिसऑर्डर है। क्यों है मोटार नर्व डिसऑर्डर, क्योंकि मोटार नर्व क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से पेरीफेरी के अंदर लेके जाएंगे। तो ये मोस्टली पेरीफेरल पार्ट को अफेक्ट करता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी को अफेक्ट करता है। और मोस्टली कहाँ अफेक्ट करता है, जो फेस एंड नेक की मसल्स हैं, फेस एंड नेक मसल्स, फेस एंड नेक मसल्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। फेस एंड नेक की मसल्स को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ये बेसिक बता दिया। अब माइस्थेनिया ग्रेविस में साइन सिम्टम्स देखते हैं या कोजेज देखते हैं इसके। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस के मोस्टली जो कोज होता है वो क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब कि बॉडी के अंदर सेल्फ में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक मसल्स मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट निकोटिनिक और एड्रेनर्जिक चैनल है उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, सर्टेन ड्रग भी कॉज कर सकती हैं, सर्टेन ड्रग्स भी माइस्थेनिया ग्रेविस कॉज कर सकती हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स वगैरह। और मेजरली क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फिर अपन देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स। देखिए मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, जो फेशियल मसल्स है। और देखिए इसमें वीकनेस का पैटर्न होता है, वो वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस में वीकनेस क्या होती है, प्रोग्रेसिवली बढ़ती है। जैसे यदि मॉर्निंग में पेशेंट है, यदि मॉर्निंग में होगा तो वो एनर्जेटिक होगा, जैसे जैसे उसका डे बढ़ता जाएगा उसमें वीकनेस बढ़ती जाएगी। तो मतलब प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस होती है इसमें, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस होगी। और यदि मसल्स वीकनेस है वो मॉर्निंग में ज्यादा है और धीरे धीरे डे बाय जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, वो मसल्स वीकनेस कम होती जा रही है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, लेम्बर्ट इटन सिंड्रोम। यदि मसल्स वीकनेस है वो आफ्टर द डे या आफ्टर द वर्क इंप्रूव हो रही है, तो वो किसको इंडिकेट करती है, लेम्बर्ट इटन सिंड्रोम को। और यदि मसल्स वीकनेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है, काम कर रहा है तो बढ़ रही है, तो वो किसको इंडिकेट करती है, माइस्थेनिया ग्रेविस को। इसका जो प्राइमरी, जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है, प्राइमरी सिम्टम्स, वो क्या होता है, टोसिस। ट्रोसिस मतलब ये किसको अफेक्ट कर रहा है, आई लीड की मसल्स को, आई लीड मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ द आई लीड,
प्टोसिस का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड। ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड। दूसरा क्या देखने को मिलता है? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डबल विजन। डायप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डबल विजन। और क्या देखने को मिलेगी? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ये क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ये फेरेंजियल मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। फेरेंजियल मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी। और क्या होगा? मसल्स वीकनेस, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस। प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, ऐसी मसल्स वीकनेस जो डे बाय, जो आफ्टर द डे, आफ्टर द वर्क बढ़ती है। इम्प्रूव बाय रेस्ट। इम्प्रूव बाय रेस्ट। और रेस्ट करेगा तो मसल्स वीकनेस क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो यही क्या होंगे? मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो इस माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस की सीवियरिटी बढ़ती है, तो इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा? पैराप्लेजिया भी देखने को मिल सकता है। ये सब देखने को मिल सकता है। और देखिए, पैटर्न ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो मेल और फीमेल के अंदर, इसका जो पीक होता है वो अलग अलग होता है। जो मेल होते हैं, ये मेल में जनरली इसमें 60 और ईयर ऑफ एज पे मोस्टली इफेक्ट करता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें कब इफेक्ट करता है? ये 40 ईयर। मतलब इसके जनरली दो पीक होते हैं। यदि इसका ग्राफ बनेगा तो इसमें दो पीक बनते हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग। ये क्या हो गए इसके साइन सिम्टम्स। अब अपन देखते हैं इसका डायग्नोसिस, कि अपन डायग्नोस कैसे करेंगे इसको, माइस्थेनिया ग्रेविस को। तो माइस्थेनिया ग्रेविस को जनरली डायग्नोस करने के लिए अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं? पहले अपन देखते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट। देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है ये टेस्ट, लेकिन आजकल यूज नहीं ले रहे हैं एड्रोफोनियम टेस्ट को। क्यों? मोस्टली इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन आजकल इसको एड्रोफोनियम टेस्ट को काम में क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि ब्रेडिकार्डिया करवा देता है। तो ब्रेडिकार्डिया करवाने की वजह से मोस्ट कॉमनली आजकल यूज नहीं लिया जाता। एड्रोफोनियम टेस्ट में करते क्या है? एड्रोफोनियम क्या है? ड्रग है, एक दवा है। इसमें क्या, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? टेंसिलोन टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट भी बोलते हैं इसी को। इसमें एड्रोफोनियम है। ये कौन सी दवा है? एंटीकोलिनेस्ट्रेज। अब एंटीकोलिनेस्ट्रेज कौन सी दवाई होती है? देखो, मैं इसमें बेसिक डायग्राम में समझाता हूँ आपको। जैसे ये न्यूरॉन है, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ इन वेसिकल से। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ आ गया। इस एसिटाइलकोलिन की एक्शन को लिमिट करने के लिए कि कितने माइक्रोसेकंड या कितनी मिली सेकंड यहाँ रहेगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय भी तो करना होगा। ताकि नहीं करेंगे तो क्या होगी? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की स्टेज में रहेगी। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसी एंजाइम को क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है? इस एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करेगा, इसको एंगल्फ करेगा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फेगोसाइटोसिस। आपने दो प्रोसेस पढ़ी होंगी, फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इसको एंगल्फ करेगा। फेगोसाइटोसिस जनरली इसमें देखने को मिलती है। कौन सी सेल करती है? मैक्रोफेजेस करती है। मैक्रोफेजेस होती क्या है? डब्ल्यूबीसी का टाइप होती है। यदि मोनोसाइट है वो, यदि किसी टिश्यू के अंदर एम्बेडेड हो जाए तो उन्हीं को मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इस एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्शन को लिमिट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को लिमिट करने के लिए। तो ये क्या होगी? एक नॉर्मल प्रोसेस होगी। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है?
एसिटाइलकोलिन काम ही नहीं कर पा रहा, कम काम कर पा रहा है क्योंकि उसके चैनल कम हो गए हैं एसिटाइलकोलिन के। तो अपने को क्या करेंगे, यदि ये इसका एक्शन टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यदि एसिटाइलकोलिन का एक्शन टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एसिटाइलकोलिन को काम करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो फिर ऐसी दवा दें जो इस एंजाइम को इनिबिट करे, ऐसी दवा जो इस एंजाइम को इनिबिट कर दे, तो क्या होगा, इसका काम बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन का वर्क टाइम बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स इंप्रूव होंगे। तो टेंसिलोन टेस्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एड्रोफोनियम दे रहे हैं। तो एड्रोफोनियम है क्या, एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है, एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिनेस्टेज को इनहिबिट करेंगे और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा या टाइम बढ़ जाएगा काम करने का। तो और एड्रोफोनियम ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग। इसके अलावा और कौन सी दवाई काम में ली जाती है इसमें, नियोस्टिग्मिन भी काम में ली जाती है, नियोस्टिग्मिन भी काम में ली जाती है। तो ये क्या हो गया, एड्रोफोनियम टेस्ट। और क्या करवा सकते हैं, कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन। ये किसका करवाएंगे, एमआरआई सीटी स्कैन, ये अपन करवाएंगे थाइमस ग्लैंड का। देखिए 10 से 15%, 10 to 20% केसेस के अंदर, 10 से 20% केसेस के अंदर जो माइस्थेनिया ग्रेविस है जिन पेशेंट को, उनमें देखा गया है कि थाइमोमा, थाइमस ग्लैंड का जो ट्यूमर होता है, थाइमस ग्लैंड का जो ट्यूमर होता है उसकी वजह से क्या होगा, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन रिलीज होगा। तो ये क्या करता है, 10 से 15% केसेस के अंदर देखा गया है कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस है उसको एग्रीवेट करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कोज कर सकता है। तो थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एमआरआई या सीटी स्कैन करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए, मस्क मस्क प्रोटीन के अगेंस्ट में जो है ऑटो एंटीबॉडीज बनी है उनको ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा LRP4 के अगेंस्ट में जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी है उनके अगेंस्ट में अपन जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गए, और क्या कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट। ये अभी एड्रोफोनियम टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता था, लेकिन अभी जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट है, जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट है वो कौन सा है, नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट कौन सा है, एड्रोफोनियम टेस्ट। सबसे ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है, नर्व कंडक्शन टेस्ट। ये सब अपन ने क्या कर सकते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट में क्या कर सकते हैं कि जैसे एक अपन एक इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं मसल्स के अंदर और उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे अपन ईसीजी में देखते हैं वैसे ही नर्व कंडक्शन में देखते हैं कि हाँ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कैसे है, नर्व के अंदर कैसे कंडक्शन हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। वो किस लिए देखा जाता है कि हाँ वहाँ पर चैनल है, ट्रांसमिटिंग चैनल है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, नर्व कंडक्शन टेस्ट हो गया। ये सब क्या कर सकते हैं अपन, डायग्नोसिस के मेथड काम में ले सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। फिर अपन क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट। तो देखो जनरली अपन क्या है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर तो मेडिसिन देते हैं। इसमें कौन सी मेडिसिन देंगे, अपन ने अभी पढ़ी है ड्रोफोनियम टेस्ट के अंदर कौन सी, एंटीकोलिनेस्टेरेज, एंटीकोलिनेस्टेरेज, एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। इसके अंदर कौन सी है, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, ये एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग हो गई। दूसरी अपन क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, एज ए इम्यूनोसुप्रेसेंट काम करेंगे।
एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट कैसे क्या काम करेंगे? जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको इनहिबिट करेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया व वायरसेस, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो वो जब प्राइमरी रेस्पॉन्स कौन देंगे उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट? न्यूट्रोफिल्स देंगे। जैसे न्यूट्रोफिल्स उन पर अटैक करेंगी एज ए प्राइमरी, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसको जो एक फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, मतलब उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की सिस्टम होगी। जैसे आप आगे डिटेल में पढ़ोगे ना इन्फेक्शन के बारे में, तो उसमें ये देखा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के दो कैस्केड होते हैं, दो पाथवे होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे प्राइमरीली कौन सा होता है? C3। अब इसमें भी दो होते हैं, C3A, C3B। अब देखो ये क्या काम करते हैं जनरली, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसका काम करता है? ओप्सोनिन का। ओप्सोनिन का मतलब क्या करे, क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया, फिर उस पे ये क्या हुआ, पहले न्यूट्रोफिल्स ने अटैक किया, फिर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उससे जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया या वायरस है, इस पे न्यूट्रोफिल्स ने अटैक किया, तो इसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ा है उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जुड़ गया। अब ये क्या काम करेगा, एज ए टॉफी काम करेगा, मतलब इसको क्या कर दिया, इसने मीठा बना दिया। तो मीठा बना दिया तो मीठे चीज को अपन खा लेते हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, जो मैक्रोफेजेज है वो इसको क्या करेंगे, एंगल्फ कर जाएंगे, एंगल्फ कर जाएंगे। तो उस एंगल्फ की प्रोसेस को बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं, ओप्सोनिन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओप्सोनाइजेशन। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, एज ए ओप्सोनिन को काम करेगा। तो अब ये क्या कर रहा है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, ये ओप्सोनाइजेशन का काम कर रहा है नॉर्मल सेल्स के लिए। तो ये चीज तो बेकार है ना। तो फिर क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, ताकि वो क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल्फ या ये ओप्सोनाइजेशन की प्रोसेस है, ये इनहिबिट हो जाएगी। तो ये किस में हो गया, स्टेरॉइड के अंदर हो गया। फिर अपन क्या देंगे, थाइमस ग्लैंड को रिमूव करेंगे। थाइमस ग्लैंड रिमूवल, इसको क्या बोलते हैं, थाइमेक्टोमी। मतलब थाइमस ग्लैंड को कट करके रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक ट्रीटमेंट हो गया किसके अंदर, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए कंप्लीट डिटेल तो किसी अनदर डेट देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर यदि कंप्लीटली आप देखोगे ना, तो क्योंकि इसमें क्या होगा, थाइमस ग्लैंड के अंदर, जैसे इसका थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ मैं आपको। ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, टी सेल का मेचुरेशन होता है। लिम्फोसाइट होती है, जैसे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, बी सेल, टी सेल। अब बी सेल, बी सेल की प्रिकर्सर सेल क्या होती है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। फिर इसी से क्या बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है। टी सेल क्या होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। अब कई बार क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, कि ये टी सेल है, ये ऑटो एंटीबॉडी का काम करने लग जाती है, और क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको। दूसरा क्या हो सकता है कि बी सेल के अंदर अपन जो स्टेरॉइड काम में ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बी सेल्स है, बी सेल से बनी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन में GAMDE, जितने भी 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन है, अब वो क्या कर सकती है, खुद की बॉडी की सेल को एंगल्फ कर सकती है। तो उस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए अपन क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे, ताकि इस प्रोसेस को अपन क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर पाए। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक ट्रीटमेंट हो गया। तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या काम में ली जाती है, नियोस्टिग्मिन।
माइस्थेनिया ग्रेविस के ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या काम में ली जाती है, नियोस्टिगमिन काम में ली जाती है। तो ये क्या हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। कंप्लीट डिटेल किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें अपन एक्शन पोटेंशियल वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।